मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर आज 41वां दिन हो गया है। जंग रोकने की बजाय और भी भीषण होती जा रही है और इजरायली हमले में गाजा पट्टी कब्रिस्तान बन गया है। हर हमले में गाजा में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इस बीच भारत पर इस युद्ध को रुकवाने में मदद करने की बार बार अपील की जा रही है। पहले ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से नेतन्याहू से अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके युद्ध रोकने के लिए मनाने की अपील की, तो अब भारत में फलस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल-हैजा ने भारत में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल और हमास युद्ध में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल इजराइल हमास जंग में भारत एक काफी पतली रेखा पर खड़ा हुआ है और इस जंग में भारत नैतिक रूप से इजराइल के साथ है, तो मानवीयता के नाते गाजा के लोगों को खाना और दवा जैसी सहायता मुहैया करा रहा है। भारत ने हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन रखा है और भारत इस बार भी कोशिश में है, लेकिन ये संतुलन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे तस्वीरें आपको सीधे पहुंच चुकी है। इतना ही कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके, अभी समय की कमी है, मौसम खराब हो गया, आने में देरी हुई है, राहुल जी बोलेंगे। आपका मैं आह्वान करूंगा, सामने जो भाग के आए चुरूस से, ऐसे भगोड़े व्यक्ति को क्यों जीता हो आप लोग, आप समझ सकते हैं। पहले भी आए थे, वापिस गए, फिर आए, क्या कारण है भाई? अपना क्षेत्र छोड़ क्यों रहा है? क्यों छोड़ता है क्षेत्र को? वही छोड़ता है जो वहां पे काम नहीं करता है। आपको मैं आह्वान करूंगा, बुढ़ानिया आपका अपना है, राहुल जी ने सोच समझ के, खड़गे साहब ने सोच समझ के इनको पुनः उम्मीदवार बनाया है। आप सब इनका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास इनके साथ रहे। चुनाव जीतने के बाद में जो ये आप कहोगे इनको तमाम काम करेंगे, क्योंकि मैंने कह रखा था पहले भी इनको कि बुढ़ानिया तुम मांगते मांगते थक जाओगे, सरकार देते देते नहीं थकेगी। यही बात मैं आज कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तान के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी। तो सीधी तस्वीरें आपको चुरू से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है और जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं वो है इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इसमें भारत किस तरह से मदद के लिए आगे आ सकता है और किस दोराहे पर इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमान जुड़ेंगे और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इजराइल और हमास के बीच 41 दिनों से जंग लगातार जारी है और ये दिन ब दिन मानवता का विकृत चेहरा सामने ला रहा है। इजराइल की बमबारी ने गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। इस युद्ध में गाजा पट्टी में अब तक 11,500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,000 से अधिक लोग बेघर और विस्थापित हो चुके हैं। अब फिलिस्तीन उन्हें बचाने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अल-हैजा ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य बलों की कार्यवाही को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर करते हुए भारत से बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत को चल रहे इजराइल हमास युद्ध में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए। भारत को गाजा में मानवीय सहायता के लिए सीमाएं खोलने के लिए दबाव डालना चाहिए। संघर्ष विराम पर अन्य देशों से समर्थन मिलने की बात करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि कतर और मिस्र गाजा नागरिकों की सुरक्षा के लिए संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक समाधान खोजने का आह्वान करता हूं। हम गाजा में शांति और मुक्त फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अपनाने का आह्वान करते हैं। भारत पर घर और बाहर दोनों से ही युद्ध को रुकवाने में भूमिका निभाने की अपील हो रही है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी से इजराइल को युद्ध विराम के लिए मनाने की अपील की थी। ईरानी राष्ट्रपति को यकीन है कि पीएम मोदी अपने दोस्त नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए तैयार कर सकते हैं।
दरअसल सैद्धांतिक रूप से भारत फिलिस्तीन की आजादी का पक्षधर है। भारत की स्पष्ट नीति है कि फिलिस्तीन को इजराइल से आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन इस आजादी के लिए आतंकवादी गतिविधियां चलाने का भारत पक्षधर नहीं है। भारत किसी भी तरह की आतंकी कार्यवाही का विरोधी है। इसीलिए जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया तो भारत हमास के खिलाफ इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया, लेकिन भारत ने मानवीयता का साथ नहीं छोड़ा। भारत गाजा में मानवीय सहायता भेज रहा है। भारत ने हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन रखा है। दिलचस्प ये है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले अरब देशों का नजरिया भी बीते कुछ सालों में इजराइल के प्रति बदला है। वे इजराइल का समर्थन करते दिख रहे थे। यही कारण है कि भारत ने भी अपने हितों को देखते हुए इजराइल और फिलिस्तीन को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बुद्ध और गांधी की बात करते हैं। वे कई मौकों पर कह चुके हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दोनों देशों के प्रमुखों के साथ बातचीत कर उन्होंने यही बात कही थी। इजराइल हमास संघर्ष में भी भारत ने यही बात दोहराई है। भारत ने कहा है कि गाजा में उभरते मानवीय संकट को लेकर वे चिंतित है। उसने बताया है कि वे गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वे दूसरों के विवादों में फंसने से बचता है। कुछ यही रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखने को मिला था। अमेरिका और यूरोपीय देशों के चौतरफा दबाव के बावजूद वे किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। उसने सिर्फ अपने हितों को तवज्जो दी। उसने अपने पुराने दोस्त रूस को बिल्कुल भी दगा नहीं दिया, न उसके खिलाफ खड़े देशों को नाराज किया। कुछ यही भारत ने इजराइल हमास युद्ध में भी किया है। इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। वे किसी भी तरह से इन संबंधों को ताक पर नहीं रखना चाहता। उसने सही को सही और गलत को गलत कहा है। दुनिया की स्थिति बिल्कुल साफ है। वे अपने हितों को देख रही है। फिर भला भारत ही क्यों इस जंग में पार्टी बने, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। जितेंद्र ओझा जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास विषय पर चर्चा के लिए। साथ ही साथ मंजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। ये भी मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंजू जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी कि पूरी दुनिया की स्थिति साफ है इस वक्त, सब अपना अपना हित देख रहे हैं, फिर भारत ही क्यों पार्टी बने, ये बड़ा सवाल है। क्यों हर तरफ से भारत पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो हमास और इजराइल के हो रहे युद्ध में मध्यस्थता करे, या फिर इसमें अपील करे कि इस युद्ध को रोका जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। जो इंडिया का जो रवैया रहेगा और जो पॉलिसी रहेगी वो अपना हित देख के ही हम लोग करेंगे। और हम अभी तक बैलेंसिंग जो कर रहे हैं बिटवीन हमारे पॉलिसी इजराइल के तरफ और हमास की तरफ, पैलेस्टीनियंस की तरफ, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम पैलेस्टीनियन सिविलियंस की बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं। उनको हमने एड भी भेजी है। और ये बहुत जरूरी है कि अपना हित जिसमें है हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा। और हम बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं कि 2 स्टेट्स 2 नेशंस का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन हुआ था उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शुरू से हम इसके फेवर में हैं। और ये जब से लड़ाई शुरू हुई है, जैसे आपने कहा 41 दिन हो गए हैं और अभी कहीं भी समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन हमने ये कहा है कि पीस होना चाहिए और सिविलियंस को नहीं हार्म करना चाहिए जी। लेकिन जो ऐसा स्थिति बन गई है दोनों तरफ से कि आई थिंक ये कोई जल्दी सोल्यूशन निकलने वाले नहीं है। और इंडिया अगर कुछ मध्यस्थता करना भी चाहे, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ करना चाहिए, अगर करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों के पोजीशंस बहुत ही अड़ गए हैं, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे। तो आप मध्यस्थता कैसे कर सकते हैं? कोई भी नेशन कैसे बीच में कोई भी मध्यस्थता कर सकता है? तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को बीच में आना चाहिए, क्योंकि जब कोई दोनों ही अपनी पोजीशन इतनी क्लियर कर दी है कि यही है बस हमारा और यही पोजीशन है, तो कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। तो फिर आगे कोई नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। और हमसे बहुत और देश हैं जो दोनों मिडिल ईस्ट में भी हैं और अमेरिका वगैरह है, जो बिग कंट्रीज हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया तो फिर बिल्कुल बीच में मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया जी बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी, ओझा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरी दुनिया एक तरह से टकटकी लगाए इस इजराइल और हमास के युद्ध में भारत की तरफ देख रही है, ऐसे में भारत एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि अगर
जरा सा भी संतुलन बिगड़ता है, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर अगर भारत का स्टैंड जरा सा भी गड़बड़ाता है, तो इस चुनौती से पार पाने के लिए कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा हो सकती है। मैं बातों को थोड़ी और गहराई से देखने की कोशिश करता हूं और उसमें जाऊंगा। देखिए, जो हितों की बात करते हैं, हम अपने टैक्टिकल हितों की बात नहीं करते हैं। शुरुआत से ही जब हम नॉन अलाइन बने तब से था कि देखिए, दुनिया में ये तमाम जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं अपने अपने पावर को बढ़ाने के लिए। हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हम एक पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं। हमारी इस ये में कुछ तो विश्वसनीयता है, हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी कमी भी, हमारे कंस्ट्रेंट्स की। तो हमें अपने कंस्ट्रेंट्स को भी जानना है और स्थिति को भी जानना है। जब आप बात कर रहे हैं कि जो लोग, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या ये युद्ध हो, तो ये युद्ध जो है, जो करने वाले लोग हैं, उनके कोर में क्या है? उनके कोर में है अपना पावर एम्बिशन, अपना स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन। और वो जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन जब उनके पास है और जिनके पास ताकत थी, तो वो वास्तविकता को नहीं देखना चाहते हैं। टू नेशन थ्योरी आवश्यकता है, लेकिन आप देखिए कि क्या इनका ये कैलकुलेशन था बेंजामिन नेतन्याहू का। पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तो उन्होंने एकदम जूविश हार्डलाइन करना शुरू किया और अपने इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से बिगाड़ा कि पहली बार मोसाद जो है एक तरीके से फेल हुआ। और सवाल इसका नहीं है, और बार बार जो है भारत या तमाम दूसरे लोगों का ये मानना है कि उस क्षेत्र में सुरक्षा तभी आ सकती है जब वहां के सारे मुसलमान देश ये मानने को तैयार करें कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार है। क्योंकि बहुत सालों तक जो है आप देखें कि ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि इजराइल का अस्तित्व होना चाहिए। वो चाहते थे कि इजराइल का अस्तित्व मिटा दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। और हाल में जब ये अब्राहमिक अकॉर्ड के जरिए जब नॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ, तो जिस किसी ने किया, हमास ने अगर किया, तो हमास ने इस आश्वासन में किया ना कि वो लोगों की हत्याएं कर देगा और उनके ऊपर दबाव लाएगा। और जो उसके पीछे ताकतें थी, वो ताकतों के बारे में हम कहते नहीं है, लेकिन जो भी सिंसियर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या जो जिनको पता है, उनको पता है कि कौन सी वो ताकतें हैं। तो देखिए, इन तमाम लोगों में इतना डिस्ट्रस्ट है, उसमें फिलिस्तीन के लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। तो इस गेम में हाथ डालने की जो बात आप करिए, सवाल ये नहीं कि हम जाके उनको कहें, वो बहुत ही नाइव बात होगी अगर डिप्लोमेसी में या जियोपॉलिटिक्स में आप सिर्फ पर्दे के सामने ही देखते हैं। आपको पर्दे के पीछे भी जो हो रहा है उसकी कैलकुलेशन को देखने की जरूरत है। इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है तो मुश्किल है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होना, और ये बहुत टेक्निकल कैपेसिटी है, टेक्निकल स्किल है। जो आप मेडिएशन की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी ये है मीडिया के जरिए है कि ऑलरेडी बातचीत चल रही है सारे बंधकों को छुड़ाने के लिए। लेकिन हाँ, शांति के लिए अपील करना भारत का बनता है कि शांति होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमास को भी जो है अपने सारे बंधकों को अनकंडीशनली छोड़ने की जरूरत है। ये तमाम दिनों से सिविलियन को शील्ड बना के, टनल बना के, अंडरग्राउंड टनल बना के, हॉस्पिटल के नीचे, मस्जिदों के नीचे, स्कूलों के नीचे ये हथियार जमा करके रखे हुए थे। वो कोई भजन करने के इरादे से तो ये काम कर नहीं रहे थे, कोई पूजा पाठ के इरादे से तो कर नहीं रहे थे। उनकी नीयत बड़ी साफ थी। उनको सामान देने वाले, जो हथियार देने वाले थे, उनकी नीयत भी साफ थी। दुनिया में जो इजराइल के मित्र थे, जिन्होंने यूक्रेन को हथियार दिया और यूक्रेन के हथियार ही वो कहीं कहीं से पलट के हमास के हाथ में आ गए थे, वो भी उसके लिए बेखबर नहीं थे। तो इस दुनिया में देखें कि हम किसी को कहना नहीं चाहते थे। नॉन अलाइनमेंट की से लेके आज तक भारत की पोजीशन ये साफ है कि अवॉइडेबल वॉर्स ये नहीं होने चाहिए, अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए, रेडिकलिज्म अवॉइड करना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमने भुगता है देश के रूप में। बिल्कुल नहीं ओझा जी, लेकिन इस पूरे मसले को देखते हुए एकदम क्लियर है बक्ता जी, शब्दों के जाल पे हमें समय नहीं नुकसान करना है, हमें तथ्य को सोचना समझना है और उस हिसाब से बात करनी है कि आपके दर्शकों की भी अवेयरनेस बढ़े इस मुद्दे पे। थैंक यू। बिल्कुल नहीं ओझा जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिस तरह से इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, कहीं ना कहीं भारत को अपील जरूर करनी चाहिए कि इस युद्ध को रोका जाए। जैसा कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, उस वक्त भी दोनों तरफ से नेताओं से बातचीत भारत की तरफ से की गई थी। लेकिन इस तरह से जिस तरह का प्रेशर भारत पर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए मंजू जी, तो कहीं ना कहीं भारत ऐसे मुहाने पर आपको नहीं लगता कि खड़ा हुआ है? एक तरफ वो नैतिक रूप से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, तो मानवीयता दिखाते हुए वो गाजा के लोगों से के साथ भी उतना ही खड़ा हुआ है कि जितना उसे दुख जिस चीज को लेकर हो रहा है, वो साथ के साथ वो निभाता भी जा रहा है। आपको नहीं लगता कि फिलिस्तीन की आजादी को लेकर भारत ने हमेशा से समर्थन किया है, वो इसका पक्षधर रहा है, लेकिन ऐसे में एक तरफ बोलना कि फिलिस्तीन के लिए अपील करना और फिर इजराइल को एक साइड कर देना, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित नहीं हो जाएगी? चुनौती तो है ही, लेकिन यस, हम हमेशा पैलेस्टीन
कि फिलिस्तीनों के लिए कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, हमेशा से सपोर्ट किए हैं। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जो उनको रिकग्नाइज किया था PLO को। तो ये बहुत पहले से हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पीस रहे। मिडिल, जैसे ओझा जी ने भी कहा, वहाँ पे पीस हम चाहते हैं, वर्ल्ड में भी पीस चाहते हैं। बिल्कुल। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो प्लेयर्स हैं और दुनिया में ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो भी आप जिनका वहाँ पे इंटरेस्ट क्लैश करता है, और साथ में वहाँ मिडिल ईस्ट में भी जो लोग हैं, कहा जा रहा है कि ईरान के हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व है, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं देखते हुए हमें इंडिया को बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए कि इसमें, क्योंकि टेररिज्म तो है ही हमास, और हमास एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, ये फिलिस्तीनी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जी। जो आम आदमी है उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उन्होंने वहाँ पे अपना टेरर मीन से या जिस मीन से भी उन्होंने अपना वहाँ पे दबदबा जमा के उसको रूल करने लग गए हैं गाजा में। तो ये एक चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए, ये उनके लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अपना जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, मिलिटेंट टेररिस्ट आइडियोलॉजी जो है, उसी को वो प्रमोट करना चाहते हैं। और उनका एक ही मकसद है, वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं, इसराइल को खत्म करना। तो इसराइल इस सिचुएशन में इसराइल को भी अपनी डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो आगे आए। हाँ, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है, बहुत ही दर्दनाक है कि उनको भी उनको उन्होंने बना दिया, और हमास को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमास को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपने से मतलब है, उनको तो मतलब ही नहीं है कि इतने लोग, और वो कह रहे हैं इसराइल पे ब्लेम कर दो। हाँ, इसराइल कर रहा है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल कारण क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट का सारा, इन्होंने जानबूझ के, ऐसे लगता है रिपोर्ट के मुताबिक भी, और मुझे जो लगता है वहाँ के सब चीजें पढ़ के, कि हमास ने ये टाइम डिलिबरेटली चूज किया है कि हम इस वक्त इसराइल में भी थोड़ा सा उनकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उन्होंने उनको अटैक किया। उनको पता है कि इतना डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आएगा, और वो उनको पता था कि ऐसा होगा, तो इसलिए वो और उनको लगा कि हम इनको ब्लेम कर सकते हैं फुल्ली, और सिंपैथी क्रिएट करेंगे अपने लिए और अपने लोगों के लिए, और अपना जो एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। जो ऐसे लगता है मुझे, जो ये सब चीजें हो रही हैं, और इंडिया के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि बैलेंस रखें। और जो लोग हैं सिविलियन पॉपुलेशन का बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं, हमास को हम नहीं सपोर्ट करते, बिल्कुल हम उनकी एक्टिविटीज को। इसलिए बिल्कुल ही इंडिया ने पीस के लिए कॉल किया है, और इसराइल के लिए हम शुरू से कह रहे हैं, और अब नहीं मान रहे हैं, पता नहीं किस कारण से, बस हम अग्री कर गए थे कि टू नेशन थ्योरी के लिए और टू नेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पर क्या इसके पीछे है कारण? बहुत जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। बिल्कुल ओझा जी बिल्कुल मंजू जी। ओझा जी, ऐसी स्थिति में आपसे थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे कि जब ऐसी स्थिति सामने हो तो भारत को ऐसे क्या कदम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि जिसके बाद किसी के हित में भी कोई खलल न पड़े, और जो समस्या है, जो परेशानी है सामने दिख रही है, उससे बाहर निकल कर भी आया जा सके? देखिए, पहली बात तो किसी दबाव के आसपास नहीं आना चाहिए। जो जिसको कहना है वो दबाव कहते रहे, हमें नहीं आना है। दूसरा, हमारी गुडविल जो है उस क्षेत्र में मुसलमान देशों के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है, तो वो गुडविल चलते रहनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में हम आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, हम भी एक ग्लोबल स्टेक होल्डर है। हम अगर मजबूत हो, अपने भीतर के गवर्नेंस के ढांचे को मुहज़्ज़ब करके मजबूत, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग एरिया है कि बाहर की कई ताकतें, मेरा अंदेशा है, अनुमान नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है कि वो भारत की गवर्नेंस को भी, हमारी डेमोक्रेसी को भी क्लैंडस्टाइनली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने इंटरनली हम कोहेसिव रहें और एक्सटर्नली अपना ओवर्ट और कवर्ट दोनों इन्फ्लुएंसेस तरीके से बढ़ाएं कि हम एक जोन ऑफ सैनिटी क्रिएट करें, और जो भी दुनिया के स्टेक होल्डर्स उनको बताएं, क्योंकि आज दुनिया में जो लीडरशिप की क्राइसिस है वो कभी नहीं रही है, और इस लीडरशिप क्राइसिस की वजह रही है दो, एक तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की डिक्लाइन और दूसरी चाइना का रिसर्जेंस। तो इन दोनों चीजों के इसमें बहुत जरूरी है कि एक इंडिया सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, एक इंडिया सेंटर्ड जो है स्पेस वो क्रिएट हो। इस स्पेस में आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जो टोटल एक्सेलरेशन डेवलपमेंट के लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिहाज से, लेकिन साथ में कुछ क्रैक्स भी आए हैं डेमोक्रेसी के ढांचे में कि डेमोक्रेसी रिग कर दी गई है, और साथ ही इस्लामिक रेडिकलिज्म जिसका है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए और इन चीजों को कंटेन करने की कोशिश करें कि ज्यादा सेफ सिक्योर ये हो, और दुनिया के तमाम देश हमारे साथ आए,
बात करने से चीजें नहीं होती। ये सारी सुपर स्किल्ड बातें हैं। जैसे जो हार्ट की स्पेशलिस्ट सर्जरी है वो सारे लोग नहीं कर सकते हैं, वो इतिहासकार नहीं कर सकते हैं। हाँ। वैसे ही मैं समझता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके इतने शेड्स और इतने डायमेंशंस हैं कि जो हैंडल करना, जिसमें स्पेशलिटी बनाना बहुत आसान नहीं होगा। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ हम अपना ग्लोबल इंफ्लुएंस बढ़ाएं और सबसे बातचीत करें, किसी प्रेशर को दरकिनार करना है, अवेयर रहना है और सही जगह पे सही मूव लेके आना है कि हम सुरक्षित रहें और हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो लाइक माइंडेड है, वो सुरक्षित रहें, और जो हमारे ओपोनेंट है कैसे हम उनको न्यूट्रलाइज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ओझा जी और मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ी हुई चीजें और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए और पहुंचाने के लिए। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।